Europe is under attack. Russia is waging an economic war. Russian gas supplies to Europe are down by 80%. Что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь? अच्छा, जब से यूक्रेन और रसिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत हुआ है तब से पूरा यूरोपियन यूनियन और यूएस सभी रसिया के खिलाफ हैं। और जब रसिया यूक्रेन पे अपने मिलिट्री ऑपरेशन तेज़ करने लगा तो यूरोपियन यूनियन, यूएस, नाटो के सदस्य देश सब मिल करके रसिया पे कई सारे सैंक्शन मतलब प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगा दिए थे। रसिया को इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट सिस्टम जो होता है स्विफ्ट, उससे बैन कर दिए। उसके साथ यूएस का, यूरोपियन देशों का जो भी व्यापार होता था उसको भी लगभग पूरी तरह बैन ही कर दिए। उसके साथ में रसिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था उसको भी बैन कर दिए। अब इस तरह के बैन के पीछे इन देशों का उद्देश्य था कि रसिया को घुटनों पे ला देना, उसके इकोनॉमी को कमज़ोर कर देना, उसके साथ में रसिया और रशियन गवर्नमेंट को कमज़ोर कर देना, मतलब व्लादिमीर पुतिन को कमज़ोर वापस भेजना आसान हो जाता। लेकिन वार के 6 महीने बाद पता चलता है कि पुतिन ने अपने सीक्रेट वार स्ट्रेटेजी से पूरा पासा ही पलट दिया है। जो प्रॉब्लम, जो परेशानियां रूस को, रसिया को होनी चाहिए थी, उल्टा यूरोप के 27 जो देश हैं उनको होने लगा। आज यूरोप के 27 जो देश हैं उनमें इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति बनी हुई है, एनर्जी क्राइसिस तो चल ही रहा है। तो आज यूरोप में जो एनर्जी प्राइस का इन्फ्लेशन रेट है एक साल के अंदर में 41.9% तक बढ़ गया है। मतलब जो फ्यूल के प्राइस हैं, जो गैस के प्राइस हैं, वह लगभग एक साल के अंदर में 41.9% तक बढ़ गए हैं। वहीं पे फूड इन्फ्लेशन रेट जो है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो एक साल के अंदर में 10.4% तक बढ़ गए हैं। बात यूरोप के 27 जो देश हैं उनके कंबाइंड जीडीपी ग्रोथ की, तो वो भी कहीं ना कहीं सब चीज़ों से प्रभावित हुआ है, स्लो डाउन हुआ है। तो और यूरोप की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इनके यहाँ पड़ने वाले भयंकर ठंडी की है, जिसमें कई दिनों तक लगातार बर्फबारी होता है। बर्फबारी के कारण वहाँ के टेम्परेचर जो है कई डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है। और हालत अभी ये है कि अभी की ज़रूरत का हिसाब का भी इन लोगों के पास एनर्जी नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, इनके पास फ्यूल नहीं मिल रहा है। तो उस समय इनका क्या हालत होगा कि आखिर यूरोपियन कंट्री का इतनी घनिष्ठ एकता होने के बावजूद, अमेरिका का पूरी तरह इन देशों के साथ होने के बावजूद पुतिन ने ऐसा क्या वार स्ट्रेटेजी अपनाया कि जो पूरे यूरोपियन कंट्री का हालत ख़राब हो गया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सब घटनाक्रम के बावजूद भारत और भारत के इकोनॉमी पर इस सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब भले ही डायरेक्ट वे में चाइना या भारत रूस के साथ में ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो भारत है, चाइना है, वो रूस के साथ ही दिखाई देते हैं, ऐसा वेस्ट कंट्री सोचते हैं। अब यूरोप में इस तरह के हालात तब हैं जब यूरोपियन यूनियन का कोई भी सदस्य देश रसिया से डायरेक्ट वे में युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि इनडायरेक्ट वे में प्रयास कर रहा है कि यूक्रेन से रसिया को किस तरफ पीछे हटाया जाए। उसके लिए मेनली ये 3 तरह से प्रयास कर रहे हैं। पहला है फाइनेंस को रोक करके, दूसरा फूड, तीसरा किसी अन्य देश को रसिया के साथ व्यापार ना करने देना। मेनली किसी भी देश को चलाने के लिए यही 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसीलिए अमेरिका यूरोपियन देशों के साथ मिल करके इन्हीं सब चीज़ों पर बैन लगा रहा है, जिससे रसिया को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादातर बर्बाद किया जा सके। अब अमेरिका वाले, यूरोप वाले मिल करके मेरे खिलाफ क्या कर रहे हैं, वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, मैं उन्हें क्या बोलूं। सबसे मेन चीज़ तो मेरे पास है। सबसे मेन चीज़ से मेरा मतलब है गेहूं से, क्रूड ऑयल से, गैस से और सनफ्लावर ऑयल से। अब इसके बिना यूरोप और पूरी दुनिया का क्या हाल होगा, वो आने वाले समय में यूरोप को और पूरी दुनिया को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, स्पेशली यूरोप को। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दुनिया का जो 30% गेहूँ है वह यूक्रेन और रसिया के द्वारा ही बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है। 80% जो सनफ्लावर ऑयल है वह यूक्रेन और रसिया के द्वारा ही निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है। और सबसे जो ज़्यादा यूरोपियन खाते हैं मकई, मतलब कॉर्न, वह 30% जो है वह हम ही बेचते हैं।
अब ज़रा सोचिए अगर ये सब बैन कर देंगे तो इन लोगों का हालत क्या होगा। अरे सर, होंगे नहीं, हो रहे हैं। वहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो लगभग 10.4% तक महंगा हो गई। मतलब 100 यूरो का जो चीज़ है वो 112 यूरो में मिल रहा है। ओहो, अरे सर आप तो मैथ में बहुत तेज़ हैं। अब ये मत कह दीजिएगा कि जो इतना ज़्यादा बड़ा देश थमा रहा है, देश में युद्ध करा रहा है, वो उसका मैथ इतना कमज़ोर होगा का। यूरोप, अमेरिका रसिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने में तो सफल हो गए और शुरुआती दिनों में रूस को और उसके इकोनॉमी को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन एट द एंड जो है यूरोपियन कंट्री को ही ज़्यादातर सफ़र करना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। अब देखिए, आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो है वो है क्रूड ऑयल और गैस। इसीलिए जिसके पास कुछ नहीं है, केवल क्रूड ऑयल है, गैस है, उसके आगे पीछे पूरी दुनिया डूब हिलाती है। चाहे अब सऊदी अरब को ही देख लीजिए। सऊदी अरब के पास ना ही कोई बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी है, ना ही वो स्पेस में बहुत आगे हैं, ना ही उनके पास बहुत सारा ज़मीन है जिस पे वो खेती करके बहुत सारा अनाज उगा रहे हों, उसको बेच करके पूरी दुनिया में बहुत सारा पैसा बना रहे हों। बस उनके पास कुछ है तो वो है एनर्जी, क्रूड ऑयल, गैस। अब जिसके कारण इनको पूरी दुनिया में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत उच्च कोटि का दर्जा इनको दिया जाता है। अब आज के डेट में यूरोप के पास भले ही एडवांस टेक्नोलॉजी हो, पूरी दुनिया में वो सबसे आगे हों, लेकिन आज भी क्रूड ऑयल के लिए, गैस के लिए यह 42% तक रूस के ही गैस और क्रूड ऑयल पर निर्भर है। अब ये भी ऐसे वैसे नहीं निर्भर है कि आम खरीदार की तरह निर्भर हूँ कि वह देश नहीं बेच रहा है तो किसी दूसरे देश से खरीद लें। अब यह बहुत ही गहराई और बहुत मजबूती से रसिया पर निर्भर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर निर्भर क्यों है, तो उसका कारण है दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट गैस पाइपलाइन, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, जो रसिया को जर्मनी से समुद्र के रास्ते जोड़ता है, जिसकी लंबाई 12 से 24 किलोमीटर है, जिसको बनाने में लगभग 7.4 बिलियन यूरो का खर्चा आया है, जिसके द्वारा रूस जर्मनी को 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस हर साल बेचता है। और उसके बाद जब जर्मनी के पास से पहुंच जाता है तो जर्मनी अपने पाइपलाइन से जुड़े जो देश हैं उनको एक गैस भेजता है। अब जर्मनी जो है वह अपने ज़रूरत का 49 या यूँ कह लीजिए 50% जो गैस है वह रूस से ही खरीद करके पूरी करता है। वहीं पे फिनलैंड जो है वह अपने ज़रूरत का 94% तक रूस से खरीदता है। वहीं पे बुल्गारिया जो है वह 77% तक रूस के गैस पर ही निर्भर है। अब बात यह है कि यूरोपियन देशों का रूस से क्रूड ऑयल खरीदना, गैस खरीदना इतना आसान और किफ़ायती है कि जैसे किसी गांव वाले को अपने पास के बाज़ार से आलू खरीदना। मैं एक बात और बताऊं कि इन लोग को मैं पाइपलाइन से गैस भेज कर इतना आलसी बना दिया हूं कि इन लोग को मुझसे गैस खरीदने के सिवाय कहीं और ऑप्शन ही नहीं है। और मैं इन लोग को इतना किफ़ायती दर पे गैस पहुंचा देता हूं जिससे इन लोग को कहीं और ऑप्शन खरीदने का अब बनता ही नहीं है। अब इन लोग को मैं सीधे इस समय बोल भी दिया हूं कि तुम लोग को अगर मुझसे गैस खरीदना है तो रसियन रूबल में ही खरीदो। इन लोग बहुत उछल रहे थे, मुझ पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे, और अब तो मैं 60% जो गैस सप्लाई है यूरोप में उसको कम कर दिया हूँ। अब देखता हूँ इन लोग अपने फैक्ट्री को चलाने के लिए और अपने बिजली बनाने के लिए, अपने यहाँ जो नागरिकों की गैस की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए कहाँ से गैस लाते हैं। बताऊँ, यूएस और यूरोपियन देश मिल करके जो मुझ पर प्रतिबंध लगा रहे थे कि मैं पैसे ना कमा पाऊँ, सच बता रहा हूँ कि प्रतिबंध से पहले मैं जितना क्रूड ऑयल बेचता था, जितना गैस बेचता था, उससे मैं केवल $45 बिलियन ही कमा पाता था। लेकिन आज के डेट में उतना ही क्रूड ऑयल बेचने से, उतना ही गैस बेचने से मैं उसका डबल कमा रहा हूँ। मतलब 95 बिलियन डॉलर तक मैं उतना ही गैस बेच करके पैसे कमा रहा हूँ। पुतिन सर, एक क्वेश्चन है आपसे, ऐसा कैसे हो गया? अरे यार, आप डिमांड और सप्लाई में अंतर के कारण यार आप इतना भी नहीं समझते हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, थोड़ा स्वीडन और फिनलैंड और स्वीडन को देखना है, क्योंकि उन लोग को मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि नाटो में शामिल मत हो, लेकिन यह मान नहीं रहे हैं, बार बार वहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा उन्हीं को देखना है। अब इन सब घटनाक्रम के बीच सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि भारत और भारत की इकोनॉमी पर
इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने यूरोपियन देश हैं, अमेरिका है, वह शुरू से ही भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वह रसिया के साथ व्यापार ना करे, उसके साथ जो क्रूड ऑयल हम लोग खरीद रहे हैं वो ना खरीदें। इससे आप वार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने ये कहा, If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. इससे क्या लगता है कि जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध शांत हो जाएगा तो वो हमसे इस तरह बिहेव करेंगे, तो वो जितना हो सकेगा हमें दबाने की कोशिश ही करेंगे और हमारे ऊपर हो सकता है कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दें। तो इस सब चीज़ों के लिए भारत को पहले से ही उपाय करके रखना होगा। और अब अभी का जो भारतीय नेतृत्व है वह किसी के सामने ना झुकने का जिस भी स्ट्रेटेजी से सब कर रहा है वह मेरे हिसाब से सही कर रहा है, क्योंकि ताकतवर यूरोपियन देशों का पहले से इतिहास रहा है कि जो जितना झुकता है उसे वह उतना ही कमज़ोर समझते हैं और उसको और उतना झुकाने का ही प्रयास करते हैं। अब इनके हाथ में कठपुतली ना बन करके सीधे जवाब देने से अगर ये हम पर कोई कार्रवाई करते हैं या हम पर कोई प्रतिबंध लगाते हैं तो एटलीस्ट इतना तो हमें पता रहेगा कि हमारे बोलने की वजह से किस बात पे हमसे नाराज़ हुए हैं। तो नहीं तो पहले ये हम पर कब क्या कार्रवाई कर देते थे यह पता ही नहीं चलता था। इसीलिए ये हमसे नाराज़ ना हो जाएं, इन्हीं को मनाने में ज़्यादातर समय चला जाता था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब बातें समझ में आएगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट अगर आपको पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।